वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें और आप वहां पर जंप कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो इसका नहीं देखा है, थर्ड पार्ट, ये पार्ट 4 है, तो आप जाके पार्ट 3 को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में बताया है और वाइल लूप से जुड़ा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसको हमें समझना है कि वो कैसे, मतलब वाइल लूप जो है उसके जो लूप कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो वो वीडियो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है देखना। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं और आप वाइल लूप के बारे में जानते हैं पहले से, या फिर आप उस वीडियो को देख चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल चेकआउट कीजिए, और अगर चैनल पसंद आता है तो दबा के सब्सक्रिप्शन करते जाइए, सब्सक्रिप्शन दबा के करते जाइए कसम महाकाल की। खैर, आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो की ओर, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ अ वाइल लूप, यानी कि लूप कंट्रोल एलिमेंट्स। अब ये एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर। अगर हम किसी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं उसका मतलब हम उस बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लूप कंट्रोल एलिमेंट्स का है कि मतलब वो कौन से उस जो स्ट्रक्चर है, वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस वाइल लूप को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस लूप कंट्रोल एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी की। ह्यूमन एनाटॉमी से आपको ये पिक्चर देख के अंदाजा आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और अब है ये हमारा वाइल लूप की एनाटॉमी। अगर हम अपने ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, जो कि है ये हमारा हेड, ठीक है, जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो है हमारा हेड, जो कि जहाँ से शुरुआत होती है ह्यूमन एनाटॉमी की, वो टॉप से शुरुआत होती है, जिसे हम हेड कहते हैं। ठीक उसी तरह वाइल लूप में भी जो ये जहाँ से शुरुआत होती है वाइल लूप की, ठीक है, उस जिस स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जो कि हम इन दोनों के बराबर मान सकते हैं, यानी ये वाइल लूप का हेड है, हम ऐसा इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब जब हम ह्यूमन एनाटॉमी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये आता है हार्ट। इस हार्ट का मतलब ये है कि ये जो हार्ट है, अगर ये हार्ट रुक जाता है, ठीक है, जब तक ये हार्ट जिंदा रहता है, जब तक ये पंपिंग करते रहता है, तब तक हमें पता चलता है कि हाँ, ये आदमी जिंदा है। ठीक उसी तरह जो ये वाइल कीवर्ड है, ये वाइल लूप का हार्ट है, यानी कि इससे पाइथन को पता चलता है कि हाँ, अब यहाँ से वाइल लूप जो है वो जिंदा हो चुका है, अब मुझे वाइल लूप के अंदर की सारी फंक्शन को परफॉर्म करना है। राइट। ठीक उसी तरह अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो हार्ट का काम क्या होता है। अब हार्ट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो पंप होते हैं, ठीक है, आते हैं जाते हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अपडेट होते हैं। ठीक है, ब्लड अपडेट होते हैं। और ठीक उसी टाइप से अगर हम वाइल लूप में बात करते हैं तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन, जिसे हम कहते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस हार्ट में, इस वाइल लूप वाले हार्ट में, ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये इसको हमेशा अपडेट करते रहता है। और अगर ये एक्सप्रेशन, यानी अगर हम हार्ट में बात करें कि अगर हार्ट हमारा स्टॉप हो जाता है, यानी ब्लड की पंपिंग भी स्टॉप हो जाएगी, तो हम मर जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, वाइल लूप काम करना बंद कर देगा। राइट। अब अगर हम इस ह्यूमन एनाटॉमी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर ये बॉडी का छोटा सा पार्ट, जहाँ पर स्टमक है, लीवर है, किडनी है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम वाइल लूप में भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, जो कि वाइल लूप के यहाँ पर जब ब्लॉक हम यहाँ पर करते हैं तो इसके बाद ये इंडेंटेशन आता है ना, इस इंडेंटेशन के अंदर हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ओके, और ये स्टेटमेंट इस स्टमक, लीवर, किडनी, इस बॉडी के पार्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टमक को हटा दें
तो ये हार्ट का कोई काम नहीं रहेगा, हेड का भी कोई काम नहीं रहेगा। ठीक, अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हटा दें और इन दोनों इसके बॉडी लूप को अगर हम हटा दें तो इस वाइल लूप का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम ह्यूमन एनाटॉमी में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मैं बायोलॉजी में काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो काम चला लेना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, यहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड की रिफाइनिंग होती है, ब्लड नया ब्लड बनता है। जब फूड का डाइजेशन होता है तो वहाँ से ब्लड बनना शुरू होता है और उस ब्लड का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर यहाँ से जो ब्लड बनता है वो हार्ट की ओर जाता है, राइट, इस हार्ट में जाता है। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो बार बार अपडेट होते रहता है, राइट। ठीक उसी टाइप से अगर हम वाइल लूप की बात करें तो ये जो है ये हमारे पास है अपडेटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बराबर होता है। यहाँ पर भी जो ब्लड रिफाइन होती है वो हार्ट की तरफ जाती है, अपडेट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अपडेटिंग स्टेटमेंट है ये क्या करता है कि यहाँ से बार बार जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट होते रहती है और जब तक ये अपडेट होती रहेगी तब तक ये यहाँ से इस वाइल लूप में एंटर करता रहेगा, वाइल लूप के हार्ट में जाएगा। फिर यहाँ से इस अपडेटिंग एक्सप्रेशन की टेस्टिंग होगी और जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये प्रोग्राम रन होते रहेगा। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप ये जो हमने वाइल लूप का स्ट्रक्चर पढ़ा इसमें से आप ट्राई करें, इस कोड को लिखें और ट्राई करें कि अगर आप सपोज इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते और सिर्फ इतना लिखते हैं तो क्या होता है, या फिर ये वाइल कीवर्ड को नहीं लिखते तो क्या होता है, या फिर ये इस एक्सप्रेशन को हटा देते हैं तो क्या आउटपुट आता है, या फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं तो क्या आउटपुट आता है, या फिर ये एक्सप्रेशन जो अपडेटिंग एक्सप्रेशन है अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या आउटपुट आता है। अगर लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, अगर किसी चीज की शुरुआत ही नहीं होगी, अगर हमारा सर ही नहीं होगा यहाँ पर, तो इस बॉडी का क्या काम। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार इस चीजों को, बॉडी के एक एक पार्ट को हटाकर चेक करें वाइल लूप को कि वो कैसे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंप स्टेटमेंट्स की। जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन कहता है हमें कि दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू जंप आउट फ्रॉम लूप इटरेशंस इवन इफ कंडीशंस रिमेन्स ट्रू। अब यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल लूंगा बहुत ही बढ़िया सा। मान लेते हैं कि एक कार आती है, उस कार से कुछ लोग निकलते हैं और वो मुझे उस कार में बिठाकर, जबरदस्ती बिठाकर, मतलब मुझे किडनैप कर लेते हैं और लेके कार में भागने लगते हैं। अब ये जो कार चल रही है उस कार को भगा रहे हैं वो लोग, यानी कि इसे हम मान लेते हैं कि जो कार चल रही है वो है एक लूप, ठीक है, यानी हमारा लूप जो है वो चल रहा है। अब उस लूप के अंदर मान लेते हैं कि मैं बैठा हूं, तो अब उस लूप के अंदर यानी कि उस कार के अंदर जब मैं बैठा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस कार से ब्रेक मार दूं, यानी कि या तो मैं उस कार से जंप कर दूं, यानी कि मैं उस कार के अंदर से बाहर निकल जाऊं, कूद जाऊं, या फिर मैं उस कार में बैठे बैठे उनके साथ कंटिन्यू करूं, उस लूप को मैं आगे तक, वो जहां तक जा रहा है वहां तक उसे जाने दूं। जो जंप स्टेटमेंट्स होते हैं उनका भी इसी तरह से काम होता है, या तो वो उस कार से कूद जाएंगे, या तो वो उस लूप से कूद जाएंगे, या फिर उस लूप के साथ वो कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, अब ये मैं ब्रेक और कंटिन्यू ये मैं बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं इसका अभी आपको पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाइथन ऑफर्स टू जंप स्टेटमेंट्स। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट, और दूसरा है द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो मैं ये ब्रेक और कंटिन्यू दोनों वर्ड इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि ये ब्रेक और कंटिन्यू ये एक कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैं इन दोनों कीवर्ड्स का बार बार उस एग्जाम्पल में यूज कर रहा था। आई होप कि आपको वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फर्स्ट जंप स्टेटमेंट जो कि है द ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब ये द ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। अब ब्रेक स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। जैसा कि मैंने बताया कि हम कार में जब जा रहे थे, हमने उधर कुछ भी करके ब्रेक मारा और कार से बाहर कूद गए। अब हम जब बाहर कूदे तो हमारा काम था घर की ओर भागना। तो सेम यहाँ पर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है कि वो भी जो लूप चल रहा है उसके अंदर से वो जंप करेगा और उसके आगे जो लूप के बाहर जो कोड्स हैं उनकी तरफ प्रोसीड करेगा और उन्हें वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यूज कैसे होते हैं,
तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल लूप की। ये हमारा वाइल लूप है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेस्ट कंडीशन होगा। ये एक स्यूडो कोड टाइप का मैंने यहाँ पर लिया है, ओके। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पर हमारे पास एक इफ कंडीशन है और ब्रेक है। ये रहा हमारे पास ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, हमने इसे यहाँ पर यूज किया है। स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, और ध्यान रहे कि ये वाइल के अंदर हमारे पास इतने स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। जो वाइल लूप के जो हमारे पास अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 जो है ये इस लूप के बाहर है। अब यहाँ पे वाइल यानी कि वाइल लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन होगी जो कि चालू रहेगा। हमारे पास यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट 1 है और यहाँ पर हमारे पास इफ कंडीशन और ब्रेक। इस इफ के अंदर हमारे पास ब्रेक कीवर्ड है। तो इससे होगा क्या, इस वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन जो है वो चेक होने के लिए क्या होगा कि मान लेते हैं स्टेटमेंट 1 है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाला, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना पाइथन इस इफ कंडीशन को इग्नोर कर देगा, ठीक है, साफ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये वाली, तो पाइथन इस चीज को इग्नोर कर देगा और वो स्टेटमेंट 2 की तरफ और स्टेटमेंट 3 की तरफ जंप करके और फिर यहां से वापस वाइल लूप में घुस जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके बार बार चलता रहेगा जब तक कि ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी जब तक ये इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तब तक ये ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन तब जब ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो पाइथन इस इफ कंडीशन को इग्नोर करेगा नहीं, इसलिए पाइथन इस ब्रेक के अंदर घुसेगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा। अब उसे यहां पर एक ब्रेक कीवर्ड मिला। अब इस ब्रेक कीवर्ड का मतलब यह है कि पाइथन इस लूप से बाहर निकलेगा, इस वाइल लूप से बाहर निकलेगा। कैसे? ये ब्रेक स्टेटमेंट सीधे यहां से जंप करके लूप के बाहर यानी कि स्टेटमेंट 4 पे जंप करेगा। ओके, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू था, ठीक है, तब तक ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 रिपीट हो रहे थे। लेकिन जब ये इफ कंडीशन ट्रू हो गया तब सिर्फ ये जो है ये स्टेटमेंट 1 सिर्फ यही रिपीट हुआ था, सिर्फ यही प्रिंट होगा। और जैसे ही ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे ब्रेक जो लूप है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये प्रिंट नहीं होंगे और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इस चीज को यहाँ पर बाहर एग्जिट कर देगा। इस चीज को हम और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये एक ओवरव्यू था कि ये काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि ये फॉर लूप में कैसे यूज होता है। फॉर लूप का भी सेम सीन है यहाँ पर कि यहाँ से फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप हमने स्टार्ट किया स्टेटमेंट 1 इफ कंडीशन ब्रेक, स्टेटमेंट 2, 3 और इस लूप के बाहर स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5। जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी पाइथन इस इफ कंडीशन को इग्नोर करता रहेगा, यानी कि ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, और ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जब ये इफ कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा और वो सीधे वो उसे यहाँ पर इस स्टेटमेंट 4 पे यानी कि इस फॉर लूप के बाहर एग्जिट हो जाएगा और वापस यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 प्रिंट नहीं होंगे इस इटरेशन में। तो आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। अब असली यूज देखते हैं इसका एक प्रोग्राम के जरिए। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ उसका आउटपुट इस तरह का है। इससे आउटपुट मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हम किस टाइप का प्रोग्राम जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर नंबर 1, मैंने इसे दिया 8, एंटर नंबर 2, मैंने इसे दिया 2 और इसने मुझे रिटर्न किया क्वोशंट इक्वल्स टू 4.0 और उसके बाद इसने प्रिंट किया प्रोग्राम ओवर। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हुआ, ये यानी कि यहाँ पे ये जो पाइथन का ये प्रॉम्प्ट है ये चीज यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि प्रोग्राम अभी भी चालू है। और चालू है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इटरेशन चल रही है। तभी यहाँ पर एंटर नंबर 1 इसने मुझसे फिर पूछा है, मैंने इसे दिया 10, एंटर नंबर 2 मैंने दिया 5, फिर उसने रिटर्न किया क्वोशंट इक्वल्स टू 2.0 और प्रोग्राम ओवर। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन था वो सेम यहाँ पर भी आ रही है, यानी कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये
ग्रेटर देन का सिंबल जो है 3, ये यहाँ पर भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हुआ है और यहाँ से एक और बार ये चीज चालू हो रही है, यानी कि यहाँ पर इटरेशन चल रहा है। ठीक है, एक हमने कोई रेंज सिलेक्ट किया होगा और उस रेंज के हिसाब से यहाँ पर इटरेशन चल रहा है। अब ये मुझसे यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि एंटर नंबर 1, मैंने इसे दिया 6, एंटर नंबर 2, मैंने इसे दिया 0 और इसने मुझे रिटर्न किया कि डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स को अगर देखते हैं, जब हमने ऊपर में दोनों टाइम इनपुट दिया था तो इसने मुझे क्वोशंट रिटर्न किया था। जब हमने नंबर 2 को एक इंटीजर यहाँ पर इनपुट किया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने सेकेंड नंबर को 0 इनपुट किया, ठीक है, तो इसने मुझे दिया कि डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो पाइथन का प्रॉम्प्ट है वो कुछ ये 3 जो ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गए, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो पाइथन प्रोग्राम खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो कुछ इस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेने वाले हैं, फिर दूसरा नंबर इनपुट लेने वाले हैं और फिर चेक करेंगे कि कहीं जो दूसरा नंबर जो डाला है वो क्या 0 के इक्वल तो नहीं, और अगर वो 0 के इक्वल होता है तो हम ये वाला आउटपुट प्रिंट करने वाले हैं कि डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगी, जैसा कि हमने पीछे बात किया था। अब इफ है तो वहां पर एक एल्स भी डालना होगा, क्योंकि बार बार तो हम ये चीजें प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए जब हमने यहाँ पर एक कोई 0 के अलावा दूसरा वर्ड डाला था, जो दूसरा इंटीजर डाला था, तो हमें यहाँ पर क्वोशंट रिटर्न कर रहा था और फिर नीचे प्रोग्राम ओवर का हमें आउटपुट आ रहा था। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कुछ इस तरह काम करने वाला है, यानी कि हम यूजर से एक नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे और दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करेंगे और हम क्वोशंट को फाइंड करेंगे। लेकिन अगर जो दूसरा नंबर है वो 0 के इक्वल आता है तो प्रोग्राम वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है कि प्रोग्राम जो है वहां पर खत्म हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जैसे ही हमने 0 डाला तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोग्राम खत्म हो गया, राइट। तो चलिए अब इस कोड को हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें वहां पर हमने देखा, हमारे पास वहां पे 3 रिजल्ट्स शो किए गए थे। एक तो था कि हमने 2 नंबर्स को इनपुट लिया था और तीसरा हमने क्वोशंट को प्रिंट करवाया था। इसका मतलब यह है कि हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जहां पर हम उन तीनों रिजल्ट्स को स्टोर करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि वो जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो A, B, C हैं और यहां पर मैं इन तीनों की वैल्यू A, B, C इक्वल्स टू मैं यहां पर 0 दे देता हूं, ओके। और फिर अब मैं यहां से एक लूप लिखना स्टार्ट करूंगा कि फॉर I इन रेंज। अब हम मान लेते हैं कि हमारा रेंज कुछ था, वहां पर हम मान लेते हैं कि वो रेंज जो है वो 1 to लेकर 10 होगी, ठीक है। यहां पर मैंने ब्लॉक किया और ये 1 to 11 मैंने क्यों लिखा, अगर इस बात को आपको डाउट है तो मैं आपको बता दूं कि जो रेंज फंक्शन में जो स्टॉपिंग रेंज होता है उससे एक कम आउटपुट में हमें मिलता है, इसलिए 11 - 1 इक्वल्स टू 10 होगा, यानी कि हमें रेंज में 1 to 10 आउटपुट में मिलेगा। ये चीजें मैंने रेंज फंक्शन में बताई है जब मैंने फॉर और वाइल लूप का यूज बताया था, तो आप वहां पे जाकर रेंज फंक्शन के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि वो इटरेशन जो चल रहा था, जब वो इटरेशन चालू था तो उसके अंदर हमसे 2 नंबर इनपुट मांगे जा रहे थे, राइट। तो अब चलिए फटाफट उन दोनों नंबर्स को हम इनपुट ले लेते हैं, ओके। सबसे पहला तो है ये 3 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, तो इसमें से इस A में और B में हम दोनों इनपुट को स्टोर करने वाले हैं और इस C में हम क्वोशंट को स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब इस A और B में दोनों इनपुट को स्टोर कर लेते हैं, ओके। अब हमने A और B दोनों नंबर्स को इनपुट ले लिया है, फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, कंडीशन डालेंगे कि क्या जो सेकेंड नंबर है यानी कि जो B है क्या वो कहीं 0 के इक्वल तो नहीं, ठीक है। तो इफ B इक्वल्स टू 0 मतलब ये चेक करेगा कि क्या कहीं B 0 के इक्वल तो नहीं, और अगर ऐसा है तो प्रिंट करना कि डिवीजन बाय 0 एरर, जो कि हमें आया था जब हमने इनपुट किया था, और फिर अबॉर्टिंग, ओके। अब जैसे ही हमें लास्ट में ये आउटपुट आया था, ये जब प्रिंट हुआ था उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था। अब ये प्रोग्राम खत्म कैसे हुआ, क्योंकि हमने वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था, ओके। तो हम यहां पर इस प्रोग्राम को ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हमने ब्रेक कर दिया
अब जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा नेक्स्ट लाइन में कोड को लिखने के लिए, तो ये जो इफ कंडीशन है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज किया तो ये इफ कंडीशन के बाहर निकल जाएगा। कैसे? इसका मतलब ये है कि ये इफ कंडीशन से ब्रेक हो चुका है, कुछ इस तरह। हमने यहाँ पर इफ कंडीशन यूज किया, लेकिन क्या हो कि जब ये b 0 के इक्वल ना हो, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एल्स। हम यहाँ पर अब क्वोशंट को प्रिंट करने वाले हैं और हमने कहा था कि इस क्वोशंट को हम स्टोर करेंगे इस c वाली वैल्यू में। तो अब c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, जो कि बिल्कुल इजी है। ओके, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि प्रिंट क्वोशंट इक्वल्स टू c। तो आई होप कि इतना प्रोग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो अगला स्टेटमेंट है हमारा वो है कि प्रिंट प्रोग्राम ओवर, जो कि हमें लास्ट में वहां पर प्रिंट होने को मिला था। ओके, तो इसमें पहले क्या होगा कि फॉर i इन रेंज 1,10, ठीक है, यानी कि 1 to 10 तक ये इटरेशन चालू रहेगा। और इन इटरेशंस में हमें सबसे पहले a को इनपुट लेना है, फिर b को इनपुट लेना है, यानी ये जितनी बार इटरेशन चालू होगा उतनी बार ये हमें आउटपुट में आने वाला है। ठीक है, उतनी बार हमें नंबर्स को आउटपुट लेना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या इफ b इक्वल्स टू 0, क्या b 0 के इक्वल तो नहीं। अगर 0 के इक्वल है तो डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग प्रिंट करना है और फिर वहां से उस प्रोग्राम को खत्म कर देना है। और खत्म कैसे होगा? हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, तो जैसे ही हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया तो ये इस इफ कंडीशन से बाहर निकला और सीधे एल्स में आ टपका। तो अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, ये इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स वाला प्रिंट होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब ये b इक्वल्स टू 0 नहीं होगा तो ये एल्स का कंडीशन जो कि c इक्वल्स टू a बाई b, और ये चीज प्रिंट होगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है प्रोग्राम ओवर वाला, ये इस फॉर लूप के अंदर आ रहा है, यानी कि जितनी बार इटरेशन होगा और जितनी बार ये एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होगा, उतनी बार ये प्रोग्राम ओवर वाला प्रिंट होगा। हमने देखा था कि जब इटरेशन जब खत्म हो रहा था, जब क्वोशंट प्रिंट हो रहा था और फिर उसके बाद प्रोग्राम ओवर प्रिंट हो रहा था, तो वहां पर नीचे एक लाइन स्पेस में आ रही थी। तो उस स्पेस को कैसे प्रिंट किया जाए, उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे कि प्रिंट कुछ यूं, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कर देना है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं देना और सिंपल एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ये मुझसे मांग रहा है 5, मैंने इसे दे दिया। एंटर सेकेंड नंबर, मैंने इसे दिया 3, बिल्कुल सही है, 1 पॉइंट इतना आ रहा है। प्रोग्राम ओवर। एंटर फर्स्ट नंबर, ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी आया है, तो वो जो प्रिंट खाली वाला हमने प्रिंट किया था वो भी यहाँ पर प्रिंट हुआ। अब ये इटरेशन दोबारा चालू है, ये मुझसे मांग रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसे दिया 7 और फिर यहाँ पर दिया मैंने 0। तो अब क्या होगा कि डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्टिंग, और यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये जो हमारा प्रोग्राम था ये कुछ ऐसा ही काम कर रहा था। आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जहां पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके आप वो पाइथन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले सीरीज में बता दिया करूंगा और डेली अपडेट कर दिया करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस सीरीज को भी साथ साथ में फॉलो करते रहें ताकि आपकी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक बिल्डिंग है वो ठीक हो सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा इनफाइनाइट लूप्स एंड ब्रेक स्टेटमेंट। यानी कि इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं, इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उस इनफाइनाइट लूप को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। इसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक प्रोग्राम। इनफाइनाइट लूप बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं कि हमें काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 100। तो ये 1 से लेकर जो 100 है ये तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटिंग है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें लिखना है 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक। तो ये जो 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक की काउंटिंग है इसे हम एज अ इनफाइनाइट काउंटिंग समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें उस इन्फिनिटी तक काउंटिंग को लिखना है तो जो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम एक इनफाइनाइट लूप का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें वो इन्फिनिटी तक प्रोग्राम चलता रहेगा और जो हमारा काउंटिंग है वो इन्फिनिटी तक प्रिंट होता रहेगा। तो इस प्रोग्राम में हम इन्फिनिटी तक काउंटिंग को लिखने वाले हैं। हम इस प्रोग्राम के लिए वाइल लूप का यूज़ करने वाले हैं और वाइल लूप का जो इनिशियलाइजेशन यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा a इक्वल्स टू 1। ओके, और इसके लिए अब हम यहाँ से अपना वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो वाइल और इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रू कीवर्ड का।
ट्रू एक बुलियन ऑपरेटर है, और फिर मैं यहाँ पे करूँगा ब्लॉक। यहाँ पर टेस्ट कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो भले ही अब टेस्ट कंडीशन कुछ भी हो, ये जो लूप है ये हमेशा ट्रू रहेगा और बस चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। ओके, यहाँ पे इसे अब टेस्ट एक्सप्रेशन से या टेस्ट कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल लूप हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब बारी आती है वाइल लूप के बॉडी की, तो हम वाइल लूप में लिखेंगे, और अब हम क्या करते हैं कि इस जो भी ये ए की वैल्यू है, ये ए जो वेरिएबल है, इस ए वेरिएबल को हम अपडेट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि होगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। इससे क्या होगा कि पहले ये 1 है वैल्यू ए की, फिर आगे जब हम बढ़ेंगे, जब ये प्रिंट ए एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और फिर यहाँ पर ए की वैल्यू ए प्लस 1 हो जाएगी, और फिर ये वापस यहाँ से वाइल लूप में घुसेगा, और फिर ये ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। चलिए इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं और फिर इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, ये यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है, और अब ये किसी को नहीं पता कि कहाँ पे जाके रुकने वाला है, राइट। लेकिन अब मैं इसको रोकना चाहूँगा। इसको रोकने के लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+C, तो उससे जो हमारा इनफाइनाइट लूप होता है वो ब्रेक हो जाता है, हमारा इनफाइनाइट लूप का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, और उसके बदले हमें एक एरर आती है कीबोर्ड इंटरप्ट। तो अब जब हमने Ctrl+C प्रेस किया तो हमारा जो आखिरी वैल्यू था, जो आखिरी आउटपुट था, वो था हमारा 2381। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 1 से, यानी कि a की वैल्यू पहले 1 थी, फिर अपडेट हुई 1 + 1 2 हो गई, फिर अपडेट हुई 2 + 1 3 हो गई, और फिर अपडेट हुई 3 + 1 4 हो गई, और ऐसे ऐसे करके वो इन्फिनिटी तक जाने वाला था। तो यहाँ पे हुआ ये कि पहले a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हमारा वाइल लूप स्टार्ट हुआ, और फिर हमने प्रिंट a कर दिया, राइट। तो यानी जो a की वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब आगे हमने a की वैल्यू को अपडेट किया, अब a यहाँ से अपडेट हुआ, तो a की वैल्यू यहाँ पर पहले 1 थी, तो 1 + 1 2 हो गई, यानी अब a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी है। तो अब ये जो अपडेटिंग एक्सप्रेशन है ये वापस इस वाइल लूप में एंटर करेगा, और फिर इसे आगे यहाँ पर प्रिंट a मिलेगा। a की वैल्यू यहाँ पर अभी 2 है, तो ये प्रिंट 2 कर देगा। फिर आगे आएगा तो इसे a की वैल्यू वापस से अपडेट करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर 2 + 1 = 3 हो जाएगा। फिर ये वापस वाइल लूप में एंटर करेगा, प्रिंट a करेगा, और a की वैल्यू यहाँ पर 3 थी तो 3 प्रिंट होगा। फिर आगे ये बढ़ेगा तो a की वैल्यू वापस यहाँ पर अपडेट होगी, और a की वैल्यू अब 3 है तो 3 + 1 = 4 होगा, और वापस ये वाइल लूप में एंटर करेगा, और ऐसे कर करके ये इन्फिनिटी तक ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम काउंटिंग जो लिख रहे हैं वो 100 तक ही प्रिंट हो, और 100 के बाद प्रोग्राम जो है वो हमारा खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इफ कंडीशन डाल देते हैं जो कि होगा इफ a = 100। तो ये क्या करेगा कि जब ये अपडेटिंग एक्सप्रेशन है, राइट, जब इस अपडेटिंग एक्सप्रेशन की इस वेरिएबल की वैल्यू जब 100 आ जाती है तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही ये अपडेटिंग वेरिएबल की वैल्यू 100 होती है तो ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और टर्मिनेट होके बंद हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। अब ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर 99 पे आई और यहाँ पर 100 प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, यानी ब्रेक कीवर्ड जो है वो हमारा काम कर रहा है। लेकिन हमने तो चेक करने को बोला था कि a = 100 है, अगर a की वैल्यू 100 हो जाती है तो उसे ब्रेक कर देना। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ये a हम मान लेते हैं कि इस a की वैल्यू जो है यहाँ पर ये जब 99 आया होगा तो प्रिंट 99, यहाँ पर 99 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर a की वैल्यू 99 थी, यहाँ पर वेरिएबल अपडेट हुआ तो a = 99 + 1, अब यहाँ पर 100 हो चुका है। तो अब ये चेक करेगा कि इफ a = 100 जो कि कंडीशन ट्रू हो चुकी है। पहले 99 तक ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, इसलिए पाइथन इस इफ स्टेटमेंट को इग्नोर कर दे रहा था। लेकिन अब a की वैल्यू 100 हो चुकी है तो ये ब्रेक वाला जो कीवर्ड है ये एग्जीक्यूट होगा और लूप हमारा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके कारण जो ये a है वो इस वाइल लूप में दोबारा से एंटर नहीं करेगा और वो 99 पे ही रुक जाएगा, राइट। तो हमारा इसलिए 100 वाला जो नंबर था वो प्रिंट
नहीं हुआ। अगर हमें 100 तक प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर इसको चेक कर देंगे 101 पे, राइट। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो हमें जो लास्ट वैल्यू मिलेगी वो 100 होगी, राइट। यहाँ पर 100 आ चुकी है और प्रोग्राम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आपको इनफाइनाइट लूप और ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं इनफाइनाइट लूप में क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप के जंप स्टेटमेंट की, जो कि है कंटिन्यू। तो इस कंटिन्यू में क्या होगा, ये कंटिन्यू सेम ब्रेक कीवर्ड की तरह ही काम करता है, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है, जो कि है द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट्स एंड कॉजेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। यानी कि अगर हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझें तो वो होगा, हमने ये सारा कंडीशन जो है वो हमारा ब्रेक कीवर्ड की तरह ही था, जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था उसके सेम जैसा ही था। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो ब्रेक था वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट में और यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है। तो ब्रेक का मतलब था कि जब हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज कर रहे थे तो वो इस लूप को टर्मिनेट करके डायरेक्ट स्टेटमेंट 4 पे जंप कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जब हमने कंटिन्यू कीवर्ड यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो अब अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये करेगा क्या, तो होगा ये कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो लूप है वो यानी जो इटरेशन है वो दोबारा यहाँ से चालू होगी और यहाँ पे इस वाइल लूप में एंटर होगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये जो कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होते रहेगा। और एग्जीक्यूट होगा तो सिर्फ ये जो स्टेटमेंट 1 है यही प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और लूप के बाहर वाले कुछ भी प्रिंट नहीं होंगे। और हमारा जो इटरेशन है वो सिर्फ इस कंटिन्यू के बाद तक, जब तक ये हमारी इफ कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। लेकिन ब्रेक में यहाँ पर जब हमने ब्रेक यूज़ किया था तो ब्रेक जो है वो हमारा लूप को टर्मिनेट कर रहा था और कंटिन्यू हमारा लूप को कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉर लूप में भी बिल्कुल सेम यूज़ होता है। ये कंटिन्यू जो है यहाँ पर जैसा कि वाइल लूप में हमने देखा, सेम उसी तरह कंटिन्यू फॉर लूप में भी जो स्टेटमेंट्स है यानी जो इटरेशन है वो यहीं तक चलाते रहेगा, तब तक चलाते रहेगा जब तक ये इफ कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और रेगुलर हमारा जैसे ये फॉर लूप काम करता है, स्टेटमेंट 2 भी होगा, स्टेटमेंट 3 होगा और फिर यहाँ से वापस अपडेट होते रहेगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कुछ ऐसे काम करता है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा, तो उस एग्जाम्पल को भी चलिए हम देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम जो हमने लिखा था ब्रेक स्टेटमेंट के लिए वही प्रोग्राम हम यूज करने वाले हैं। उसमें क्या था कि जब हम सेकंड नंबर को 0 के इक्वल इनपुट कर रहे थे तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि जब कोई सेकंड नंबर को 0 के इक्वल पुट करे तो यहाँ पर डिवीजन बाय 0 एरर की बजाय यहाँ पर कुछ दूसरा आउटपुट प्रिंट हो, जो कि हम इसको चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एंटर अगेन। और हम यहाँ पर ब्रेक के बजाय यहाँ पर यूज करेंगे कंटिन्यू। तो उस पुराने वाले एग्जाम्पल में सिर्फ हमें इतना ही चेंज करना था, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमें यहाँ पर मांग रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसे एंटर किया 6, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने इसे एंटर किया 2 और इसने मुझे रिटर्न किया क्वोशंट इक्वल्स टू 2.0 और प्रोग्राम ओवर। यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हुआ और फिर इसने इटरेशन चालू है तो इसने मुझसे मांगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसे दिया 7 और फिर इस बार मैं दूंगा सेकेंड नंबर को 0, तो ये मुझे रिटर्न करेगा द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, एंटर अगेन। और हमारा लूप यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये वाला स्पेस था वो इस 0 के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन इटरेशन हमारा अब भी चालू है और अब भी अगर हम नंबर्स डालते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी हमने ये रेंज रखा था ये उतने टाइम तक हमारा इटरेशन चालू रहेगा, राइट। और जैसे ही हमारा इटरेशन ख़त्म होता है, वो रेंज ख़त्म होती है, उसके बाद ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था कुछ कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को लेकर और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आप उस पाइथन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले सीरीज़ के साथ
बने रहें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था लेकिन बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और समझने वाला भी है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आपकी जो 11th और 12th क्लास की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत क्या होती है और नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। नेस्टेड लूप हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा और फाइनली ये वीडियो 5 पार्ट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है अगले चैप्टर्स की वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और टारगेट रखते हैं जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।